वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अनएम्प्लॉयमेंट को हम देखने जा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा। अब आप कहेंगे कि दुखती रग पर हाथ रख दिया, तो ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने अनएम्प्लॉयमेंट या अपनी अधूरी इच्छाओं को दूर कर सकें, पूरा कर सकें, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है उसे दूर करके कोई बढ़िया कंपटीशन क्लियर करें, कोई बढ़िया रोजगार हासिल करें। ये हमारा उद्देश्य है और इसीलिए ये सारे फ्री इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि बेरोजगारी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, चाहे वो मेंस आप देने जा रहे हो या प्रीलिम्स का जो आगे एग्जाम आपका होने वाला है। अर्थशास्त्र से जोड़कर आप इसको देखते हैं, लेकिन प्रश्न तो बनता है और उसी उद्देश्य से हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बेरोजगारी पर आधारित चुने हुए MCQs हैं और उसके साथ साथ कुछ फैक्चुअल डाटा भी है जो कि आपको मदद करेगा। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज है अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जानकारियों को हासिल करने का। तो आगामी सभी परीक्षाओं में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। अर्थशास्त्र की निगाह से, अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बेरोजगारी क्या है। परिभाषा कहती है कि श्रम बल यानी जो लेबर फोर्स होता है, और इसमें आयु वर्ग निर्धारित किया गया है 15 से 64 वाला। तो इस एज ग्रुप में आने वाले जो लोग हैं, ठीक है, अब इससे ना तो पीछे वालों को देखा जाता है ना आगे वालों को देखा जाता है। एक सामान्य जो प्रामाणिक परिभाषा है वो बताई जा रही है। तो 15 से 64 साल के बीच में जो आने वाले आयु वर्ग के लोग हैं, उनके अंतर्गत, उन सभी व्यक्तियों के अंतर्गत कोई व्यक्ति बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी पर काम करने की इच्छा और योग्यता दोनों रखता है, लेकिन उसके बावजूद उसको काम नहीं मिलता है। तब कहा जाएगा कि वो बेरोजगार है। पता लगा उसकी इच्छा ही नहीं है और उसको काम भी नहीं मिल रहा है। इच्छा नहीं है तो काम खोजेगा ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? तो फिर उसको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। या फिर उसकी इच्छा बहुत है लेकिन जिस काम की ख्वाहिश वो रखता है उसकी योग्यता उसके पास नहीं है, उतनी स्किल उसके पास या उतनी क्षमता उसके पास नहीं है, तो भी वो बेरोजगार नहीं। ठीक है, बेरोजगार तब है जब उसके पास योग्यता भी है, इच्छा भी है, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा। और इसके लिए जो आयु वर्ग है उसको भी याद रखिए, कार्यशील आबादी को शामिल किया गया है। तो अब आगे हमें क्या जानना चाहिए, भारत की स्थिति, क्योंकि भारत में बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा ही चर्चा में रहता है और इसका कोई परमानेंट समाधान निकलता नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल दल सत्ता पर आसीन हो जाए या विपक्ष में ही क्यों न बैठा हो, सबके लंबे लंबे दावे होते हैं, सब लंबी लंबी फेंकते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि हम इतने साल में ये योजना जो है इसको पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, या हम बेरोजगारों के लिए इतनी नौकरियों का बंदोबस्त कर रहे हैं या स्किल डेवलप करवा रहे हैं। और विपक्ष जो है वो अलग ढंग के दावे करता है, घोषणा पत्र में लिखवाएगा कि हम इतनी नौकरियां दिलवा देंगे। अब सत्ता में आएंगे तो पता लग जाएगा कितनी दिलवाएंगे, और जो बैठे हैं उनका पता लग ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबका वही हाल है। ये जो राजनीति है ना, ये बेरोजगारी दूर करने के बहुत अच्छे खासे दावे करती है और उसी बेरोजगारी दूर करने के दावे के बल पर ही अपना रोजगार ये हासिल करते हैं, ये चाहे जितने भी नेता हों। तो खैर, उस राजनीति में हमें पढ़ना नहीं है, बल्कि उस राजनीति से बच निकल के हमें अपना काम निकालना है, यानी सिलेक्शन लेना है। तो आपको ये जानना चाहिए कि भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, अभी डेवलप हो रहा है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसी अल्प विकसित जो हमारी संरचना है और आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये होता है कि अभी जो हमारा ढांचा है उसके हिसाब से थोड़ी पॉपुलेशन कम होती। जितना हमने जमात इकट्ठी कर ली है ना, उसको खिलाने पिलाने और रोजगार देना, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और ऐसे हरक्यूलियन टास्क को हैंडल कर पाना, ये हर सत्ता पक्ष या विपक्ष, कोई भी आदमी हो, कोई भी नेता हो, उसके वश की बात ऐसे नहीं दिखाई देती। इसमें उनका ही एकदम 100% दोष है, ऐसा नहीं। दोष इसमें जो हमारी पारिवारिक नीतियां हैं उनका है, ठीक है। तो कुल मिलाकर भारत एक विकासशील देश है और बेरोजगारी का जो स्वरूप अपने यहाँ है वो कैसा है, तो अपने यहाँ स्ट्रक्चरल नेचर की अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी है। ये पूछा जाता है कि अपने यहाँ बेरोजगारी कौन सी वेराइटी की है, तो अर्थशास्त्रियों की भाषा थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। ऐसे तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है ना कि आप गली नुक्कड़ पे घूमते हुए या कोई ठेला लगाता हुआ आदमी है उससे भी पूछ लेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया वक्तव्य आपको देगा, बहुत बढ़िया व्याख्यान आपको सुनाएगा, 2-4 बढ़िया नज़ीर भी दे देगा। लेकिन अर्थशास्त्रियों का जो दृष्टिकोण है, यानी इकोनॉमिक जो व्यू है, ठीक है, इकोनॉमी के व्यू से देखा जाए या फिर जो अपना पॉलिटिकल व्यू है उससे देखा जाए या फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आपको सही परिभाषा पता होनी चाहिए। तो इसमें अपने यहाँ जो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का वो कैसा है,
स्ट्रक्चरल। और भारत में पूंजी निर्माण की जो दर है वो नीचे है। अब ये जो कैपिटल फॉर्मेशन की दर नीचे है, इसकी वजह से होता क्या है कि बेरोजगारी की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है। तो बेरोजगारी यहाँ पर स्थायी जड़ जमा चुकी है और लंबे समय से, ये 1-2 दिन की नहीं है, बहुत लंबे समय से। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का मूल हल क्या है? तेज गति से हम आर्थिक विकास करें। उसके साथ एक चीज़ और देनी चाहिए थी कि अपनी आबादी को कंट्रोल करें, लेकिन वो मुद्दा जो है ना वो यहाँ नहीं रखा गया है, क्योंकि हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और उस दृष्टिकोण से पहले तो हमें अपने आर्थिक विकास पर गौर करना होगा, क्योंकि जितनी आबादी अभी हमारे पास है उसको तो हम रिप्लेस कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि उसमें से कुछ को हम मंत्र पढ़ के गायब कर देंगे कि बाद में आना, ऐसा नहीं हो सकता। जितने लोग आ चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी जी कर जाएंगे। और दवाएं आजकल ईजाद हो गई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अत्यंत मजबूत है। ठीक है, अब कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत भले ना हो, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती हैं। तो मृत्यु दर घट गई है, जन्म दर अच्छी खासी है। तो ऐसी स्थिति में आबादी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं, अब उस आबादी को जो हमारे सामने तैयार हो गई है उसे हम यूटिलाइज करें। आर्थिक विकास करने में हम ये भी एक तरीका आजमा सकते हैं, जो कार्यशील आबादी है उसका अधिकतम हिस्सा हम इस्तेमाल कर पाएँ। ये एक प्लस पॉइंट होगा आपदा को अवसर में बदलने का। तो कुल मिलाकर बेरोजगारी का मूल हल यही होता है कि हम जो डेवलपमेंट है अपना उसको तेज करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना बढ़ाएं। वर्तमान में FLFS के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो 3.2%, 3.2%। और लक्षद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, 11.1% वहाँ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गोवा, 9.7%। ये जो आंकड़ा है ना इसको याद रखिएगा। भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? 3.2 यानी 3.2%। और लक्षद्वीप की कितनी है? सबसे ज़्यादा वाले जो है उनको गिनाया जा रहा है। लक्षद्वीप की है 11.1%, गोवा की है 9.7% और उसके बाद उत्तर प्रदेश की है 2.4%। आबादी हमारे यहाँ भी प्रचुर मात्रा में। और सबसे कम बेरोजगारी है त्रिपुरा में 1.4%, तब भी इतनी है। सबसे कम है तब भी इतनी। तो ये स्थिति है और स्थायी लंबे समय से चली आ रही बेरोजगारी है और ये संरचनात्मक स्वरूप की है। ग्रोथ रेट अपने यहाँ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। यहाँ एक व्यक्ति का नाम दिया है। ये महोदय जो है ये टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जगदीश भगवती। तो जगदीश भगवती की अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स गठित की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरा सर्वे करना। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये टास्क फोर्स जो है ये कब की है? ये 1973 की है। उस समय इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उससे निपटने के लिए हमें नीतियाँ और रणनीतियाँ दोनों बनाने की आवश्यकता है। पहले हमें क्या करना चाहिए? नीतियाँ बनानी चाहिए, मतलब प्लान तैयार करना चाहिए और उसके आधार पर हमें प्लान को इम्प्लीमेंट करने की, प्रभावी ढंग से लागू करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सिर्फ नीति बनाने से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ रणनीति बनाने से भी काम नहीं चलेगा। दोनों हमें यहाँ पर तो एक साथ तैयार करना होगा, तभी हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम और समय दोनों आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ एक और डाटा आप देख रहे हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन किसी भी व्यक्ति को निम्न स्थितियों में रोजगार युक्त या फिर बेरोजगार, रोजगार युक्त यानी रोजगार उसके पास है या फिर बेरोजगार घोषित कर सकता है। यानी NSSO जो है इसका क्या मानदंड है उसको देखने की आवश्यकता है। तो कार्यरत यानी रोजगार, कार्यरत का मतलब ये है कि आप कहीं काम कर रहे हैं और बदले में आपको पैसा मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि काम की तलाश में है या काम के लिए उपलब्ध है लेकिन काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार है। न तो काम की तलाश है और न ही उपलब्ध है। ये तो बढ़िया तरीका है, आकाश वृत्ति पर है, एकदम पड़े हुए हैं, न इच्छा ही है न काम ही है। मतलब अगर इच्छा होती तो आप बेरोजगार कहलाते, क्योंकि काम वहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपके अंदर ख्वाहिश ही नहीं, काम नहीं करेंगे। ठीक, तो दोनों स्थितियाँ हैं। काम की तलाश तो है, माफ़ कीजिएगा, न तो काम की तलाश है और न ही आपके पास काम उपलब्ध है। अब इसमें एक चीज़ दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए कि पहले 2 श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का प्रतिशत है जो बिना काम के। ठीक है, पहले 2 जो हैं वो लेबर फोर्स को यहाँ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो बेरोजगारी दर को हम समझेंगे कैसे, मतलब उसका आकलन कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया है, एक फार्मूला है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये बराबर होती है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स बटे टोटल जो लेबर फोर्स है उसके, और उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तभी आपको इसका जो रफ रिकॉर्ड है वो पता लगेगा। यानी आपको 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए।
और 3 इसमें ना मालूम रहे, 2 मालूम रहे तो एक का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मतलब अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कितने हैं वो पता रहे, और उसके बाद टोटल लेबर फोर्स है वो आपके पास, उसकी जानकारी, उसका आंकड़ा आपके पास है, तो आप आराम से जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, दर है, उसको मालूम कर सकते हैं। तो इसी सूत्र के आधार पर कैलकुलेट भी किया जाता है। जैसे अभी पीछे हमने देखा कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो कितनी, तो ये सारा कैलकुलेशन उसी फार्मूला से होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बेरोजगारी के प्रकार पूछा जाता है, इससे प्रश्न बनते हैं, आप जानते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है उसके आधार पे पूरे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का तरीका क्या है, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक बेरोजगारी है। लेकिन इसके भी अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला आपकी प्रच्छन्न है, तो आप देख रहे हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। अब ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से हमें बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है। अनएम्प्लॉयमेंट होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, और ये उस समय हो रही होती है जब कोई व्यक्ति उत्पादन में योगदान नहीं देता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से काम में लगा हुआ दिखाई देता है। यानी काम में लगे होने का दिखावा या तो वो कर रहा है या फिर काम में लगा है लेकिन उससे कोई उत्पाद नहीं, मतलब उत्पादन की प्रक्रिया नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मौजूद है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी है। वो काम तो कर रहा है लेकिन काम आ नहीं पा रहा है। इसके बाद अब आगे देखें, और ये वाला जो प्रकार है ये अल्प बेरोजगार का होता है, अंडर एम्प्लॉयड। अब इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें ऐसे वर्कर्स आते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है, मतलब जितना उनके सामर्थ्य और जितनी उनकी शक्ति में काम है उतना उन्हें नहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत ये प्रोडक्शन में योगदान भी देते हैं। जब थोड़ा काम करेंगे तो थोड़ा योगदान देंगे, लेकिन उनको जितनी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से काम नहीं मिलता है। तो ये आपकी अल्प बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें एक खास मौसम होता है जिस समय कि कोई काम धंधा अपने पास नहीं रह जाता है, सीधा इसका नाम से क्लियर। जैसे कि कृषि में होता है, खेती बाड़ी वाला काम होता है। आजकल तो किसान हर सीजन में व्यस्त रहते हैं, कुछ न कुछ अपना उसी में उगाते रहते हैं, जमीन है तो कुछ न कुछ प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन पहले के समय में होता था कि कुछ खास मौसम होते थे, खास तौर पे रबी की कटाई हो गई रहती थी, और अभी जो खरीफ का सीज़न है वो आया नहीं रहता था। तो बीच में जो एक छोटा सा समय रहता है, मतलब अभी रबी, खरीफ और जायद को आप देखते हैं तो बीच में खेतों को ऐसे परती छोड़ दिया जाता था और किसान ऐसे खाली बैठ जाते थे, या फिर कोई फसल बो भी दी है और बीच में कोई काम धंधा नहीं है, खेत की निगरानी करके आए फिर खाली बैठे हुए। तो इस तरह की स्थिति होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। ऐसे ही टूरिज्म में भी होता है, पर्यटन के भी कुछ खास मौसम होते हैं, होटल वाला है, या फिर भोजन से संबंधित भी जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर ये टूरिज्म पर आधारित होता है। अगर सैलानी नहीं आ रहे हैं तो फिर आपकी आमदनी कैसे होगी। तो कुछ खास क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ की टूरिज्म हर मौसम में नहीं चल सकता, तो ऐसी स्थिति में वहाँ वाले जो हैं वो खास सीजन में बेरोजगार होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है, एक खास मौसम या एक खास समय में रोजगार उनके पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप देखें। इसके बाद अब आगे चलें। जैसे अपने लोकल एरिया में मैं एक उदाहरण आपको दे सकती हूँ। जैसे कुछ छोटे मोटे जो कोचिंग संचालक होते हैं, कोचिंग संचालक का मतलब जैसे 9th 10th 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन और पीजी में जो सब्जेक्ट वगैरह हैं उनसे संबंधित टीचर आपको पढ़ाते हैं, कोई कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं। ऐसे गली मोहल्ले में आपके होगी, सुबह शाम बच्चों की साइकिलों की लाइन लगी रहती है। तो उनके पास ये होता है कि जब परीक्षा का सीज़न आता है, मतलब एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, तो वहाँ से उनकी बेरोजगारी चालू होती है और वो बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट आने तक जारी रहती है। बीच में वो छोटे मोटे अपने सेशन चलाते हैं, लेकिन बीच में उनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति बनती है। बड़े संस्थानों के साथ ये बात नहीं है, उनका हमेशा चलता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये छोटे मोटे जो कोचिंग संस्थान होते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है, और उनके पास तब प्रश्न होता है कि यहाँ पर पैसा कैसे बनाया जाए। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप खुली बेरोजगारी को, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है। इसमें आप देखेंगे कि श्रमिक काम करने को तो तैयार होता है, काम उसे चाहिए, वो तैयार भी है, जैसे ही मिलेगा वैसे ही करेगा, और योग्यता भी उसके पास है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। और ये असली बेरोजगारी है। बेरोजगारी की यही परिभाषा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की डिफिनीशन हमने शुरुआत में देखी थी, वो यही तो थी कि आप काम करने में सक्षम हैं, यानी कार्यशील आबादी की आयु वर्ग में आप आते हैं, और उसके साथ साथ आपके अंदर काम करने की इच्छा भी है, काम खोज भी रहे हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा है। तो वही स्थिति यहाँ दिखाई देती है। और इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये खेतीहर मजदूरों में दिखाई देती है। शिक्षित जो व्यक्ति हैं, जिनके पास डिग्रियाँ तो हैं, काम करने की इच्छा भी है, योग्यता भी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, और गाँव से वो शहर की तरफ गए हैं काम की तलाश में, तो इस तरह से वो बेरोजगार पड़े हुए हैं। वहाँ पर किसी रिश्तेदार के माध्यम से शहर में गए और वहाँ रिश्तेदार के घर में बैठ के खा रहे हैं, 2-4 ताना सुन रहे हैं, लेकिन काम मिल नहीं रहा है, तो वो करेंगे क्या, फिर अपना निराश होकर वहाँ से वापस लौट आए। तो ये प्रत्यक्ष खुली बेरोजगारी, इसको आपने देखा।
और भारत में ये जो दुख की बात है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये ज़्यादा है, और ये बहुत दुखद है। मतलब इसमें खुलेआम आपको टारगेट बनाया जाता है। बाकी मामलों में अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो भी बच जाएंगे, मतलब छिपे रह जाएंगे, साइड में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे आपके ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि तुम किसी काम के नहीं। और ये जो सेंटेंस होता है ना, तुम किसी काम के नहीं हो, ये जहरीला होता है, ये आत्मा को बेध देता है। इसके बाद आप देखें शिक्षित बेरोजगारी को, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें आपके पास काम धंधा नहीं है लेकिन आप पढ़े लिखे हैं। पहले के समय में क्या होता था, पढ़ना ही आपकी नौकरी की गारंटी होती थी। अगर आप हाई स्कूल पास कर लिए तो मान लिया जाता था कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। एक समय वो भी था। इंटर आपने पास कर लिया तो पूछना ही क्या, और बीएससी या बीए अगर गलती से कर लिया और एमएससी तक आप पहुंच गए तो आपका नाम लोग नहीं बुलाते थे, कहते थे ये एमएससी साहब है। ठीक है, एमएससी साहब है, आपको एमएससी साहब और बीएससी साहब के नाम से बुलाया जाता था। आपको सुनकर हंसी आएगी लेकिन ये सही है। तो वो उस समय की बात थी। और अब क्या है, एमएससी जो है वो ठेले लगा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे स्थिति जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे अभी सुनने में आया है कि मतलब वो टेक्निकल डिग्री उनके पास है, उसमें से कुछ बीटेक भी किए हुए हैं, वो जोमेटो में ऐसे फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो ये भयावह स्थिति बन चुकी है। तो शिक्षित बेरोजगारी है। अब इसमें क्या होता है कि शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन इस्तेमाल कर लिए और काम करने की क्षमता दूसरे श्रमिकों से ज़्यादा है, लेकिन योग्यता के हिसाब से काम आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बेरोजगार माने जाते हैं। शिक्षित अगर आप हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे ढंग से आपने पढ़ाई की है, ऐसे फर्जी डिग्री आपके पास नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ तो अपने पेट पोषण के लिए कर ही लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम भीख मांगेंगे लेके, कुछ ना कुछ आप कर लेंगे, ना होगा तो ट्यूशन ही पढ़ा लेंगे या कोई काम कर सकते हैं। लेकिन जिस काम के आप हकदार हैं, जिस पद पे आपको पहुंचना चाहिए था, वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपके जैसे बहुत हैं। तो इसको कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के बाद इंडस्ट्रियल वाली जो है उसको भी देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है, इसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कि उद्योगों, खनिज, यातायात या व्यापार निर्माण आदि व्यवसाय में काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। यहाँ भी वही समस्या है, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। काम चाहते हैं लेकिन एक खास क्षेत्र में चाहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वहाँ पर चाहते हैं। तो ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको देख लीजिए। अब चक्रीय या मांग में कमी के कारण जो बेरोजगारी है, चक्रीय का मतलब ये हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में इसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही। तो चक्रीय या मांग में कमी के कारण बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था को कम श्रम शक्ति की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था यानी जो अपनी इकोनॉमी है उसको लेबर ज़्यादा तादाद में नहीं चाहिए, और जब वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग के मामले में संपूर्ण देश में कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में रोजगार कम हो जाता है। भाई, डिमांड ही सप्लाई को बढ़ाती है। ये आप एक बहुत सामान्य सा सूत्र है अर्थव्यवस्था का। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं इसे किसी भी क्लास से, तो वहाँ ये पहले डिमांड और सप्लाई का जो आपस में संबंध है ये बताया जाता है। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई अपने आप बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और डिमांड अगर घट गई तो ना तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करके करेंगे क्या, उसका अचार तो डालेंगे नहीं। जब मांग रहेगी तभी तो बनाएंगे, तो जब प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो फिर बनाने वाले क्यों चाहिए, श्रमिक नहीं चाहिए। तो यहाँ श्रमिकों की भी मांग है वो घट जाती है क्योंकि डिमांड ही नहीं है उतनी। तो ऐसा इसलिए होता है और इसी वजह से बेरोजगारी में वृद्धि होती है और ऐसे में मंदी होती है। मतलब ये कहा जाए कि जो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये असल में मंदी की स्थिति को ही दर्शाती है और ये व्यापक चक्रों की वजह से होती है। जो मार्केट में अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं, उतार चढ़ाव चल रहा है, आर्थिक स्थिति में एक बड़ा जो उठान और गिरान हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप ऐसी बेरोजगारी देखी जाती है। हालांकि ये स्थायी नहीं होती। किसी भी वस्तु की डिमांड जो है वो लंबे समय तक कम ही नहीं रह सकती, कभी न कभी बढ़ेगी। तो इसमें परिवर्तन भी आता है। तो ये परिभाषा आपने देखी। इसके बाद संरचनात्मक है यानी स्ट्रक्चरल, अपने देश में जैसी है। इसमें क्या होता है, ये उस समय होती है, इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति या दशा उस समय देखी जाती है जब किसी व्यक्ति की योग्यता उसके काम की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती। काम तो है, काम बहुत है, लेकिन आपके पास वैसी स्किल नहीं। अब आपको समझ में आया कि सरकार स्किल डेवलपमेंट पे इतना जोर क्यों लगा रही है। उसके पीछे वजह यही है, कौशल आपके पास नहीं है। मतलब कौशल ज़्यादातर युवा आबादी के पास नहीं है। कागजी डिग्री और किताबी बातें जो हैं वो सिर्फ आपको काम करना नहीं सिखा सकती, उसके साथ साथ आपको काम के क्षेत्र में विशेष जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी अगर आपके पास है तो आज भी आपके पास अवसरों की कोई कमी नहीं। सादा सा बीटेक करने के बाद या सामान्य सा आप डॉक्टरी का एक कोर्स है उसको कर लेते हैं तो उतने से आपको एक बेहतर रोजगार नहीं मिलता है। साथ में आपको अपनी साइड वाली योग्यताएं बढ़ानी होंगी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो कि आपको साथ में करने चाहिए।
बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि समय के साथ आपको अपडेट करनी चाहिए, अपनी कौशल, अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट आपको अपने पर्सनल जो अपनी पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने के लिए लगातार करना चाहिए। तो संरचनात्मक बेरोजगारी इसी वजह से होती है। काम उपलब्ध है लेकिन काम को करने के लिए आप योग्य नहीं है, आपको तरीका नहीं पता है, आप उस काम को बेहतर ढंग से करने का तरीका नहीं पता है, ठीक है। और यह मांग के स्वरूप यहाँ देख रहे हैं दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है तथा अर्थव्यवस्था की मौलिक संरचना को ही बदल डालती है। ये बड़ी खतरनाक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो इकोनॉमी का है उसी को तहस नहस कर देती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो युवा कार्यबल है, जो कार्यक्षम आबादी है, काम करने में सक्षम है, उसे दक्ष बनाया जाए। जब तक वो इफिशियंट नहीं होगी तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद अगली है फ्रिक्शनल। अब ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें संघर्ष होता है। किस तरह का संघर्ष? जब कोई एक व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। अब इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, तो वजह को पहले एक तरफ करते हैं। मान लीजिए कि एक काम उसके पास था, उसको उसने छोड़ दिया, लगा लगाया काम छोड़ दिया और किसी दूसरे काम को खोज रहा है। अब दूसरे रोजगार को प्राप्त करने में उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी से उसने रिजाइन किया तो दूसरी कंपनी वाला जो है वो फूल बिछा कर बैठा हुआ है कि आइए आइए। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। और ऐसा तभी होता है जब आप पहले से ही बहुत ज़्यादा विख्यात हो, तब आपको पूछने वालों की तादाद 1000 होती है। लेकिन अगर आप सामान्य से कर्मचारी हैं और आप अच्छा काम अपनी कंपनी में कर रहे थे लेकिन वहाँ से आपने छोड़ा किसी भी कारण से, और उसके बाद आप काम ढूंढ रहे हैं, तो आपको समय लगेगा। तो जो समय लग रहा है उस बीच में आप जो संघर्ष कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपका संघर्षात्मक स्वरूप है बेरोजगारी का, ठीक है। वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और वो आप ही के द्वारा खड़ी की गई, आपकी परिस्थिति या आपकी इच्छा से वो खड़ी की गई है। मतलब जानबूझ के आपने अपने आप को रिस्क जोन में डाला है, ठीक है। वो मोर रिस्क मोर गेन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर आपने काम किया है। कुल मिलाकर इसमें कई सारी वजह हो सकती है, जैसे कि जो काम आप कर रहे थे उसमें संतुष्ट नहीं थे, उसके पैसे से या उसमें जो प्रमोशन था, ग्रोथ थी, उससे आप संतुष्ट नहीं थे, तो आपने काम छोड़ दिया। काम छोड़ा लेकिन तत्काल में कोई काम या विकल्प आपके पास था नहीं, तो आप फिर नए सिरे से एक नए काम की तलाश में लग गए। तो अब यहाँ पर वर्तमान रोजगार को आप छोड़ चुके हैं, वहाँ से जो आसरा था वो मिट चुका है। अब बीच में आपके पास कोई काम नहीं है, जो सेविंग्स है उससे आप काम चलाते हैं और बहुत जी जान से कोशिश करते हैं कि आपको नया काम मिल जाए, और मिल भी जाता है, ये भी बात है। तो ऐसा हो सकता है। या फिर आप देखें कि अपनी इच्छा से आप रोजगार, तो इच्छा से छोड़ने का मतलब ही यही होता है कि आप संतुष्ट नहीं है। भाई संतुष्ट होंगे तो आप काम क्यों छोड़ेंगे? जिस फील्ड में आप काम करते आ रहे हैं 3-4 साल, 5 साल, 10 साल से आपने उस कंपनी या उस संस्थान या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है, तो वहाँ से आप असंतुष्ट किसी न किसी मामले में होंगे, चाहे जो भी वजह हो, तभी आप छोड़ेंगे। ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। आपको बढ़िया पैसा मिल रहा है, बढ़िया हर साल प्रमोशन हो रहा है, आपके साथ व्यवहार अच्छा किया जा रहा है, आपको आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा है, किसी भी तरह का वर्कलोड आपके ऊपर नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं, तो आप भला क्यों छोड़ कर जाएंगे? ये तो मूर्खता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब किसी एक फील्ड से असंतुष्ट होता है, तो वो बेहतर विकल्प तलाशता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई C ग्रेड या D ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं, मतलब समूह जो ग और घ वाली नौकरियां होती हैं उसमें लगे हुए हैं। मान लीजिए कि लेखपाल के पद पे आपका चयन हो गया है। लेखपाल एक बहुत अच्छी पोस्ट है, उसकी बुराई नहीं की जा रही है, लेकिन अगर आपको SDM की पोस्ट कोई ऑफर करता है तो आप छोड़ के भागेंगे ना। मुझे तो बिरले ही कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो लेखपाल के पद पे रहना संतुष्ट, मतलब उसी में संतोष का अनुभव करेगा। हर आदमी अगर उसके सामने अवसर आए, ऐसे लंबी बात करना बहुत आसान होता है, अवसर आए तो वो तुरंत भागेगा। या मान लीजिए आपने प्राइमरी स्कूल में एक टीचर की जॉब की हुई है और आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है प्रशासनिक सेवा में, मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, या फिर आप शोहरत आपको चाहिए, मतलब यश चाहिए, मान सम्मान ज़्यादा चाहिए। शिक्षक का अपना मान सम्मान होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप दूसरे ढंग का प्रशासनिक एक भौकाल चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि प्रशासनिक सेवा में आए, ठीक है। बाहर से 25 गालियाँ देने वाले प्रशासनिक अफसरों को लोग पाए जाएंगे, लेकिन अंदर की असलियत अभी भी है, ठीक है। तो उससे आकर्षित होकर बहुत सारे लोग आते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये, जैसे अब यही तैयारी करने वाले बहुत सारे युवा जो हमसे जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत से लोगों के पास काम है, काम को उन्होंने तिलांजलि देके कुछ 1-2 साल जो है वो एकदम अपने आप को कमरे में बंद करके तैयारी की और नया, मतलब कोई कंपटीशन क्लियर किया, वहाँ काम हासिल किया। तो इस तरह से स्थिति बनती है। तो ये जो है ना, ये संघर्षात्मक बेरोजगारी होती है। यहाँ पर आप एक काम को छोड़ चुके हैं दूसरे काम की तलाश में और बेहतर की तलाश में, तो ये चीज़ आपने देखी। अब यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के कार्यक्रम, हर सत्ताधारी दल दावे करता है और कुछ योजनाएं जारी करता है कि हम बेरोजगारी को मिटा देंगे, और दूसरी तरफ जो विपक्षी पाला है वो दूसरे ढंग का दावा करता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है।
हमारा घोषणा पत्र ये रहेगा, अगर हम सत्ता में आए तो हम ये कर देंगे। सत्ता में जब वो आते हैं तो उनका भी आटे दाल का भाव पता लग जाता है। यानी ये जो राजनीति है इसमें युवाओं का भला आज तक कभी भी नहीं हुआ है। बेरोजगारी दूर करने के लिए सच्चे हृदय से किसी पार्टी ने प्रयास नहीं किया है। अभी तक की स्थिति यही है। नहीं तो इतना लंबा समय गुजर चुका है आज़ादी के बाद से, इतना लंबा अरसा गुजर गया, अब तक दशा बहुत ज़्यादा सुधर गई होती लेकिन सुधरी नहीं। तो इसमें एक तरफा दोष किसी को नहीं दिया जा सकता है। कुल मिलाकर बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो सरकार के उपाय हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, पहली आपकी है जवाहर रोजगार योजना, और ये 28 अप्रैल 1989 में आई थी। समय याद रखिएगा, समय पूछा जाता है। और उस समय प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी। उन्होंने जवाहर रोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। और राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये दो योजनाएं हैं। एक तो राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम है यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और दूसरा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इन दोनों को एक में मर्ज करके इस स्कीम को अस्तित्व में लाया गया जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। ठीक, समय याद रखिएगा। उसके बाद रोजगार आश्वासन योजना है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम थी, इसका आने का समय है, ये 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन लॉन्च की जाती है 1993 में। और ये विकासखंड सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में से थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे कि करीब 1778 आइडेंटिफाइड बैकवर्ड ब्लॉक्स जो हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट की जाने की बात थी। देखिए, इसका जो हिंदी संस्करण है उसमें पूरी बात लिखी नहीं गई है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। मतलब यहाँ इम्प्लीमेंटेशन इसका कहाँ कहाँ होगा, तो 1778 यानी 1778 कुछ ऐसे बैकवर्ड ब्लॉक आइडेंटिफाई किए जाएंगे। ठीक है, अच्छी खासी तादाद में ये ब्लॉक्स हैं और ये बैकवर्ड होने चाहिए। अलग अलग स्टेट से इन्हें चुना जाएगा और वहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा दावा उस समय किया गया था। और इसमें आप देखेंगे कि जो विकासखंड यानी ब्लॉकों का चयन होगा उसमें ड्रॉट प्रोन एरिया हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकते हैं, ट्राइबल एरिया हो सकते हैं, मतलब वो सारे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ की बेरोजगारी की स्थिति ज़्यादा भयंकर। तो वो सब आपने देखा। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना, दो योजनाओं के नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है और दूसरी रोजगार आश्वासन योजना है। दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया और उसके बाद मर्ज करके 1 सितंबर 2001 को 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का गठन किया गया। तो ये दोनों चीज़ों को आप देख रहे हैं। इसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। अब ये जो शहरी रोजगार योजना है इसको स्टार्ट किया गया 1 दिसंबर 1997 में, और ये जो स्कीम है इसमें आप देखेंगे दो स्कीम्स रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड। एक तो नेहरू ग्राम रोजगार, ठीक है, नेहरू रोजगार योजना, यहाँ ग्राम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ अर्बन एरिया की बात हो रही है। तो नेहरू रोजगार योजना और दूसरी प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी एलिविएशन प्रोग्राम हैज़ बीन मर्ज्ड। ये दोनों प्रोग्राम इसमें मर्ज किए गए। कई बार पुरानी योजनाओं को या तो मॉडिफाई कर दिया जाता है और नहीं तो एक जैसी चलती हुई कई सारी योजनाओं को एक में मर्ज करके एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ था। ये जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है इसमें आप देखेंगे कि दो योजनाओं को मर्ज किया गया, एक तो नेहरू रोजगार है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी वाला। तो ये दोनों शामिल हुए। अब इस योजना का पर्पज़ क्या हो सकता है, तो जितने भी अर्बन अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर उनके पास रोजगार तो है लेकिन उनकी क्षमता के हिसाब से नहीं, तो ऐसे लोगों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार प्रदान करना ये इनका पर्पज़। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने देखा। इसके बाद जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना है। अब इसे शुरू किया गया था 2002-2003 में। इस योजना का उद्देश्य था देश के पिछड़े क्षेत्रों में गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार देना। महिला स्वयं सिद्ध योजना 12 जुलाई 2000 में लॉन्च की गई थी। इसमें पूर्व में संचालित जो इंदिरा महिला योजना थी और महिला समृद्धि योजना थी, इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना, उन दोनों को मर्ज करके इसको लाया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। और उद्देश्य सीधी बात है, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास करना, उन्हें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रदान करना। यही दो वजहें होती हैं जिसकी वजह से महिलाओं का ज़्यादा शोषण होता है। आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, आत्मनिर्भर नहीं होती। तो उन चीज़ों को दुरुस्त करना, उन चीज़ों को ठीक करना। इसके बाद आप देखें यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है इसमें आप देखेंगे इम्प्लीमेंट इसे किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है 2 फरवरी 2006 में।
और इस स्कीम के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 100 दिन का, मतलब प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को, सबको नहीं, पूरे खानदान को यहाँ ठेका नहीं लिया गया था, प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिन का काम देने की गारंटी दी गई थी, 100 दिन का रोजगार। और अगला है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसको शुरू किया गया था 15 अगस्त 2008 में। और इसमें भी देख रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है, इसमें ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये दोनों जो प्रोग्राम पहले से चल रहे थे उनको विलय करके इसको शुरू किया गया था। ठीक, अब इसमें सब्सिडी युक्त साख के जरिए स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, ऐसा कहा गया था। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उनको क्रिएट किया जाएगा और इसके लिए जो सब्सिडाइज क्रेडिट है उसके माध्यम से इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। तो ये पूरा जो इसका डाटा है इसे आपने देखा। इसमें समय महत्वपूर्ण है, उद्देश्य तो आप कमोबेश जानते हैं, नाम से ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप समय देख लीजिएगा कि कब लॉन्च की गई है कौन सी स्कीम, और उसके साथ ये भी देख लीजिएगा कि किन किन पुरानी योजनाओं को मर्ज करके या एक साथ मिलाकर इन योजनाओं को लाया गया है, या किसी प्रोग्राम को रिप्लेस करके उसके स्थान पर लाया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप अब यहाँ पर प्रश्न को देखने वाले हैं। हमने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज़ हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो एमसीक्यूज़ यहाँ से शुरू होते हैं। इससे पहले हमने कुछ स्टैटिक चीज़ें देखी थी जो कि आपके काम की थी, उतना एक पृष्ठभूमि के तौर पे आपको जानना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहली आपकी है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सभी के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है और फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ये कोई प्रकार नहीं होता है, संरचनात्मक होता है लेकिन कार्यात्मक बेरोजगारी कुछ नहीं होती। ठीक है, जो नहीं बेरोजगारी का प्रकार है वो आपको बताना था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ है और एक व्यक्ति जो है वो क्लर्क की जॉब में है, क्लर्क की नौकरी कर रहा है, जहाँ उसके कंप्यूटर कौशल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति जो है इसने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है लेकिन ये काम कर रहा है क्लर्क का, और क्लर्क के उस काम में, क्लर्क की नौकरी में भी कंप्यूटर का यूज़ हो सकता है, लेकिन उसके काम में कंप्यूटर की जो उसकी स्किल है वो किसी भी काम में नहीं आ रही। तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, मतलब जो स्किल आपके पास है उसका आपके काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार का रोजगार है, ये चक्रीय रोजगार कहा जाएगा, प्रच्छन्न रोजगार कहा जाएगा, कार्यात्मक कहा जाएगा, मतलब किस तरह की स्थिति ये कही जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा प्रच्छन्न। ठीक, प्रच्छन्न का मतलब ये है कि आपका जो कौशल है ये किसी भी तरह से आपके काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आप लगे तो हैं उसमें। प्रच्छन्न बेरोजगारी में आपने देखा था ना कि आदमी उसी काम में लगा हुआ है लेकिन उसमें उसके माध्यम से कोई प्रोडक्शन या उसके माध्यम से वहाँ पर काम में कोई बड़ा इजाफा नहीं हो पा रहा है। ठीक, मतलब उसके कौशल का वहाँ पर यथोचित इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा, जब किसी व्यक्ति की योग्यता उसकी नौकरी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशन है वो सफिशिएंट नहीं हो फुलफिल करने के लिए उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो आप बताइए कि इस तरह का एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या कहलाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल होगा, फ्रिक्शनल होगा, साइक्लिकल होगा या फिर सीजनल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्ट्रक्चरल होगा, संरचनात्मक, जो कि अपने यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, इसको हमने देखा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू लो डिमांड ऑफ वर्क फोर्स इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। किस प्रकार की वेराइटी है, तो इसमें आप देख लीजिए, मतलब कार्यबल की मांग इस वजह से कम हो गई है क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन उतना नहीं करना है, यही हमने पीछे देखा था। तो अब ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे साइक्लिकल। ये चक्रीय होती है, बार बार इसमें एक दोहराव होता रहता है, इस तरह की प्रक्रिया का दोहराव होता रहता है, डिमांड और सप्लाई के असंतुलन से ऐसा होता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाइए और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 2008 के आखिर में शुरू होने वाली जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी इसके वजह से किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट अस्तित्व में आई थी। तो ये जो मंदी थी आप देखेंगे कि इस समय साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और उसके साथ निकम्मों की तादाद बढ़ गई थी। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन उतना नहीं चाहिए था। मंदी की स्थिति में क्या होता है, प्रोडक्शन घट जाता है, सप्लाई जो है उसको करने उसकी रफ्तार को धीमा कर दिया जाता है, तो प्रोडक्शन अपने आप ही डाउन हो जाएगा, और प्रोडक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो कम श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखी गई थी, ये 2008 की बात। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि मौसमी बेरोजगारी जो है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें किस प्रकार के उद्योगों में ये ज़्यादा आम देखी जाती है।
तो मौसमी बेरोजगारी की एक खास मौसम है, उसमें हमारे पास कोई काम नहीं है, इस तरह की स्थिति कब देखी जाती है? ये जितने भी यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि खेती वाला क्षेत्र है, इसमें भी ऐसा होता है। पर्यटन वाला क्षेत्र है, ठीक है, टूरिज्म में भी हमेशा ये फलता फूलता नहीं है, कुछ खास सीजन होते हैं जिस समय सैलानी ज़्यादा आते हैं। होटल इंडस्ट्री में भी यही होता है। तो ये सभी हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसमें डी को चुना। इसके बाद 7वें क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर ये कथन कारण वाला है, इसमें आपको देखना है कि कथन कारण की ठीक व्याख्या कर रहा है, सही है दोनों की नहीं। तो पहले वाले यानी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, ठीक है, और रीजन कहा गया कि द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज लो, हेंस द एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो लो। जो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट है वो अपने यहाँ धीमी है, कम है, और इसी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो भी कमज़ोर है, लोगों को आसानी से रोजगार नहीं मिलता। तो अब बताइए कि स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्वरूप हमने देखा था, उसमें क्या यही वजह है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये बी वाला हो जाएगा। देखिए, बात तो दोनों सही है, अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चरल नेचर हम देखते हैं वो इस वजह से नहीं है, ठीक है। ये जो रीज़न बताया गया है ये अपनी जगह एकदम ठीक है कि पूंजी निर्माण की दर अपने यहाँ धीमी है, तो इसलिए बेरोजगारी की मात्रा भी ज़्यादा है, रोजगार कम है। लेकिन हम ये कह दें कि भाई अपने यहाँ स्ट्रक्चरल नेचर की अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसके पीछे ये वजह थोड़ी ही है, रोजगार की मात्रा कम नहीं है, हमारे पास स्किल वैसी नहीं। असली बात ये है, स्किल की कमी है, जिस काम को हम करना चाह रहे हैं उसके लिए हम पर्याप्त ट्रेंड नहीं है, दक्ष नहीं है। अगर हम अभी इफिशियंट हो जाए, हमारे पास योग्यता आ जाए, हमारे पास कौशल विकसित हो जाए उस काम के लिए, तो बहुत लोग पूछने आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह उसके पीछे आपको बताई, लेकिन ये वाला कारण नहीं है। दोनों कथन सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि एस और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं। इसके बाद 8th क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो पहले वाले में कहा गया कि इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये वहाँ पर आमतौर पे पाई जाती है जहाँ पर मंदी और अवसाद की स्थिति होती है, मतलब कुल मिलाकर वहाँ पर मंदी की स्थिति देखी जाती है। मंदी रहेगी तो सीधी बात है प्रोडक्शन धीमा हो जाएगा, प्रोडक्शन धीमा हो जाएगा तो श्रमिकों की तादाद वहाँ पर कम कर दी जाएगी, क्योंकि काम करने वाले कम चाहिए। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि जब इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग में गिरावट आती है, प्रोडक्शन कम होता है मतलब, तो ऐसी स्थिति में ये जो बेरोजगारी है साइक्लिकल, ये पैदा होती है। और इस तरह की बेरोजगारी मौसम के किसी भी समय किसी भी एक समय में उत्पन्न होती है, ऐसा कहा गया। मौसम के किसी एक समय में, यानी सीजन के किसी एक टाइम में पैदा होती है। और ऐसा तब होता है जब कोई एक व्यक्ति एक नौकरी से बाहर हो जाता है और दूसरी नौकरी की तलाश करता है। अब आप बताइए, सभी प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट को आपने देखा है, डिफिनीशन के साथ देखा है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखा है, तो अब आपको यहाँ ढूंढना आसान हो जाएगा कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैच करती। तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही इसमें इसे सपोर्ट कर रहा है, बाकी दो तो जैसे ये भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का दिया हुआ है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं इसमें एक काम आपके पास था, दूसरा आपने मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, आप संघर्ष कर रहे हैं जानबूझ के अपनी वजह से, आपको बेहतर चाहिए था इसलिए आपने पुराने वाले को छोड़ के नया ढूंढना चालू कर दिया है। तो ये दोनों जो है वो इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ पहला दूसरा इसके लिए सपोर्ट करता है। तो सही कौन सा होगा? सिर्फ पहला और दूसरा। इसके बाद 9th क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके मूल कारणों में से एक कारण कौन सा नहीं है। जो कारण इसमें से नहीं है वो आपको तलाशना है। तो पहली तो रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन की, दूसरा हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिफेक्ट इन द एजुकेशनल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हायर एजुकेशन जो है वो इसमें कोई कारण नहीं होता है, बल्कि ये सपोर्ट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब इसमें प्रमुख कारण है। अब आप कहिएगा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे कारण हो सकता है? तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस तरह से कारण हो सकता है कि अब डिजिटल दुनिया चल रही है, टेक्नोलॉजी रोज कुछ ना कुछ उसमें अपडेट हो रहा है। अगर आप समय के साथ अपनी स्किल को अपडेट नहीं करते हैं, अपनी जो योग्यताएं हैं उनको बढ़ाते नहीं हैं, तो आपको जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसका सामना करना पड़ेगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब आप काम तो चाहते हैं लेकिन आपके पास कौशल नहीं, तो ये भी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। तो बाकी जितने कारण हैं वो बढ़ावा देंगे, लेकिन हायर एजुकेशन किसी भी हालत में बढ़ावा नहीं देगा। इसके बाद 10th क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आर यूज टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? तो कई सारे तरीके दिए हैं, जैसे कि करंट वीकली स्टेटस है, यूजुअल एक्टिविटी एंड सपोर्टिंग स्टेटस है UPSS, या फिर आपका करंट डेली स्टेटस है। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? सभी है, सभी इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, तो इसमें से डी को चुन लेंगे और इन सभी को याद रखेंगे। अच्छा, नाम, पूरा नाम भी याद रखिएगा, और यहाँ अंग्रेजी वाला ही याद करने में भलाई है।
ठीक है, तो इसको आपने देखा, यहाँ पर CWS नहीं होगा बल्कि CDS होगा। ये वाला सही कर लीजिए, यहाँ वाला सही है, करंट डेली स्टेटस। ठीक है, तो इनके पूरे नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद 11वें क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसके लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेबर फोर्स में कौन सा एज ग्रुप जो है उसको शामिल किया जाता है। तो 15 से 64 वाला, 18 से 62 वाला, 21 से 59 वाला। अब देखा जाए तो इसमें जितने भी एज ग्रुप दिए हैं सभी काम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यही जो है ये काम करने की उम्र होती है। लेकिन अब इसमें से कौन सा है ये बताना है आपको, मतलब माना किसको जाता है। तो माना जाता है 15 से लेकर 64 वाले आयु वर्ग को। 15 से लेकर 64, 18 से 62 और 21 से 59 जो है ये भी रेंज ठीक है, लेकिन यहाँ पर दायरा थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद 12th क्वेश्चन में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी की संभावनाओं से निराश होकर काम की तलाशी नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब उसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे, किस क्लास में डालेंगे। तो वो एम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, या मार्जिनली अटैच टू द लेबर फोर्स है, या फिर अनएम्प्लॉयड। क्या माना जाएगा उसको। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, इसमें से सी हो जाना चाहिए, मार्जिनली अटैच टू द लेबर फोर्स, यानी श्रम बल से मामूली रूप से जुड़ा हुआ है, नौकरी की संभावनाओं से निराश होकर काम की तलाश नहीं कर रहा है, लेकिन कमाने खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो नौकरी की संभावना उसके लिए है नहीं, काम वो कुछ बेहतर चाहता था उसको मिल नहीं रहा है, तो श्रम बल से मामूली रूप से जुड़ा हुआ उसको माना जाएगा। उसको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। ठीक, काम की तलाश अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम उसको बेरोजगार नहीं कह सकते। काम की तलाश कर रहा है, मिल नहीं रहा है, तब बेरोजगार कहेंगे। इसके बाद 13th क्वेश्चन को देखिए, कहा गया कि कौन सा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। घर्षण बेरोजगारी जो घर्षणात्मक होती है उसका एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो इसमें कुछ नमूने दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अ फैक्ट्री वर्कर लूजिंग हिज जॉब ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अ रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट लुकिंग फॉर हिज फर्स्ट जॉब, पहली बार नौकरी की तलाश कर रहा है, अ वर्कर लेड ऑफ ड्यू टू रिसेशन, ठीक है, मंदी की वजह से कोई नौकरी से निकाल दिया गया है, छटनी हो गई, या फिर सीजनल वर्कर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड आफ्टर द पीक सीजन एंड। बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए। जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो अब इसमें से 13th जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बी वाला। एक कॉलेज से स्नातक करने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी पहली नौकरी की तलाश में, ठीक है, मतलब अब वो काम के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी ऐसी स्थिति में काम तो उपलब्ध होता है लेकिन आप मौजूदा स्थिति से अपनी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं। हालांकि ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ ये कहा जाना चाहिए कि एक काम को वो कर रहा था, वहाँ से छोड़ के उसने बेहतर काम की तलाश शुरू कर दी है और इस समय उसके पास कोई काम नहीं। तो ये ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए होता है कि ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन चलिए उतना परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ नहीं था तो उसके करीबी हम चुनेंगे, इसलिए बी वाला। कभी कभी क्या होता है ना, 4 विकल्प चारों ठीक नहीं लगते। अब उसमें से सबसे ज़्यादा ठीक कौन सा है, मतलब सबसे सही है ये बात नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा ठीक उनमें से कौन सा है तुलनात्मक रूप से, वो आपको देखना चाहिए। तो इसमें से आपका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 14th को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों को मिलाकर, कौन से कार्यक्रमों को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया था। शुरू करने की तारीख हालांकि आपने वहाँ भी देखी थी, 28 अप्रैल 1989। तो बताइए कौन कौन से कार्यक्रमों को मर्ज किया गया था तब ये जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी। यहाँ दिया हुआ है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर नेशनल विलेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, या फिर सी वाले ऑप्शन को देखिएगा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, या डी वाला है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये सभी दिए हुए हैं। अब इसमें से मर्ज किसको किया गया, तो 14th आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें 2 प्रोग्राम जो थे उनको एक में मिलाया गया। एक तो था राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और दूसरा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाया गया तो ये योजना सामने आती है, इसका समय याद रखिएगा। इसके बाद 15th नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस के मौके पे 1993 में शुरू किया गया एक रोजगार आश्वासन कार्यक्रम था, आश्वासन योजना थी। इसके अंतर्गत हम किन कार्यक्रमों को एकीकृत करने का डाटा देखते हैं, मतलब किन योजनाओं को एकीकृत किया गया वो आपको बताना है। तो अब देखें, इसमें प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना को आप देख रहे हैं, उसके अलावा महात्मा गांधी मतलब मनरेगा, शॉर्टकट कहना ही ज़्यादा सही है, और जवाहर रोजगार योजना अभी पीछे आपने देखी है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो आप बताइए, और ये जो 15वां है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मतलब ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, मनरेगा,
ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से, नरेगा के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में इसमें मनरेगा, महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ आपने देखी, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह का रोजगार आश्वासन कार्यक्रम, मतलब 100 दिन के रोजगार की गारंटी शुरुआत में दी गई थी कि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिन तक काम दिया जाएगा। तो ये रोजगार गारंटी स्कीम थी। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि रोजगार आश्वासन योजना कोई अपने आप में योजना नहीं है, ये योजना की प्रवृत्ति है, ठीक है। अब मनरेगा जो था या मनरेगा कार्यक्रम, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, वो रोजगार का आश्वासन देता था, नाम ही है इसमें रोजगार की गारंटी। इसके बाद आप 16 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। 1 सितंबर 2001 को शुरू की गई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY को बनाने के लिए किन दो योजनाओं को आपस में मर्ज किया गया। अब यहाँ पर एक स्कीम का नाम दिया हुआ है, ये है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। लॉन्च की गई थी 1 सितंबर 2001 में। तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आपस में विलय किए गए थे, तो यहाँ आप देख रहे हैं ग्रामीण रोजगार योजना और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, या फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है। साथ में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था इंटीग्रेटेड वाला, उसको मर्ज कर दिया गया। या फिर मनरेगा और साथ में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम जो है उसको मर्ज किया गया। तो 16th जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें इस योजना को शुरू करने के लिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जो है, दोनों को आपस में मर्ज किया गया, तब जाकर इस स्कीम को शुरू किया गया, ठीक है। 17वें प्रश्न को देखिएगा। 1 दिसंबर 1997 को शुरू की गई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना, ये तो सामान्य उद्देश्य दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको ध्यान से देखिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन एम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पीपुल, ठीक, ये पहला हो गया। दो योजनाएं इसमें कौन सी विलय की गई थी। इसके बाद डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रमोटिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्बन एरियाज, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। तो ये जो शहरी रोजगार योजना है, इसका पर्पस क्या था, 1997 की है, पुरानी स्कीम भी पूछी जाती है, वहाँ से भी चर्चा होती है। अब आप देखिए, तो 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला। मतलब यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना ये पर्पस था, जो शहरी बेरोजगार हैं उनके लिए भी, और जो अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब काम तो है लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है जितना कि उनको चाहिए, तो उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करना और उनके लिए जो वेज लेबर है उसको, वेज एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट करना, ये इसका पर्पस था। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 18वें को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना JPEGS, ठीक, इसको लॉन्च कब किया गया था, समय बस आपको बताना है। पुरानी योजनाओं में ज़्यादातर समय पूछा जाता है, उद्देश्य से ज़्यादा वहाँ पर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का समय है या जो समय काल पूरा दिया हुआ है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ जो 18वां है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका सी वाला 2002-2003, ठीक। तो 18वें के सी को चुना। अब आगे चलते हैं और 19वां आप देखेंगे। 19वें में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, यही जस्ट पीछे वाली, इसका उद्देश्य क्या था। यहाँ पर हमने उसके इम्प्लीमेंटेशन का समय देखा और यहाँ पर हम देखने वाले हैं उसका उद्देश्य। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो सकता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस, पहला उद्देश्य। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोटिंग अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर एंड नीडी पीपुल इन बैकवर्ड रूरल एरियाज, या फिर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल स्कॉलरशिप टू रूरल स्टूडेंट्स। तो बताइए इसमें से जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का क्या पर्पस हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर एंड नीडी पीपुल इन बैकवर्ड रूरल एरियाज, यही इसका असल उद्देश्य था। इसके बाद 20वें को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महिला स्वयं सिद्धि योजना, जैसे कि 12 जुलाई सन 2000 को शुरू किया गया था, तो इस योजना को शुरू करने के लिए किन दो स्कीम को आपस में मर्ज किया गया। तो यहाँ योजनाओं के नाम दिए हैं, पहला नेहरू युवा केंद्र और इंदिरा आवास योजना है, दूसरा इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना है, जवाहर रोजगार योजना और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है और महिला शक्ति केंद्र है। किनको मिलाया गया तब ये योजना अस्तित्व में आती है, इसका नाम है महिला स्वयं सिद्ध योजना। समय भी याद रखिएगा, समय पूछा जा सकता है फिलहाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना, इन दोनों को एक साथ मिलाया गया और उसके बाद ये अस्तित्व में आती है स्वयं सिद्ध योजना। 21 को देखें, महिला स्वयं सिद्ध योजना। अब इसका ऑब्जेक्टिव बताइए। यहाँ तो हमने देखा कि कैसे अस्तित्व में आई और कब आई जो है वो प्रश्न में ही दिया है, उसको भी ध्यान से देखिएगा।
फिलहाल 21 को देखें तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रमोटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्पावरिंग वुमेन सोशियो इकोनॉमिकली, या फिर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स, या फिर इम्प्रूविंग अर्बन सैनिटेशन। तो महिलाओं के लिए है स्वयं सिद्ध स्कीम है, तो इसमें से कुछ तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बचते हैं, उसमें से आपको फैसले लेने हैं। तो इसका बी वाला ज़्यादा सही है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट इसका पर्पस था। और वुमेन का एम्पावरमेंट कैसे होगा? तो सोशियो और इकोनॉमिक जो उनका लेवल है उसको ऊपर उठाना, मतलब उन्हें सामाजिक स्थिति उनकी सुधारना, उन्हें पैसे रुपए से सक्षम बनाना। तो ये इसका मेन पर्पस था। 22 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि गरीबों को, ग्रामीण गरीबों को हर दिन प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार, जो 365 या 66 दिन होते हैं साल में, उसमें कम से कम 100 दिन का रोजगार देने के उद्देश्य से रोजगार गारंटी योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा थी, उसको कब लागू किया गया? यहाँ याद रखिएगा नरेगा की बात की जा रही है, उसका नाम मनरेगा किया गया, वो बाद में होता है। तो नरेगा के नाम से ये शुरू हुई थी कब? यहाँ तारीख दी है। और तो याद रखिएगा इसके लागू होने की तारीख आपसे पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगा 2 फरवरी 2006, ठीक है, 2 फरवरी 2006। इसके बाद 23वें को देखते हैं। 15 अगस्त 2008 को शुरू किया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी PMRSK। इसका प्राथमिक फोकस क्या था, ये आपको बताना है। कब शुरू किया गया वो दिया हुआ है, 15 अगस्त 2008 में। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या प्राथमिक इसका फोकस है वो क्या है, देखिए यहाँ दिया है। सब्सिडी वाले ऋण के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर बनाना, या फिर शहरी जो गरीब लोग हैं उनको प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देना, या फिर हम जो ग्रामीण शैक्षिक बुनियादी ढांचा है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, या शहरी स्वच्छता और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने का काम करना चाहते हैं। तो 23वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला। सब्सिडी वाले ऋण के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को सृजित करना, यानी क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू सब्सिडाइज लोन, यही इसका मेन पर्पस था। शुरू कब किया गया वो भी आपको ध्यान देना है। 24 को देखिए, 24। जब कोई कर्मचारी काम करने का इच्छुक है और सक्षम भी है, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता, तब क्या होता है? ये स्थिति, मतलब जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, ये क्या कहलाती है? तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, खुली बेरोजगारी होती है, और यही सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर और घातक स्तर पर देखी जा रही है। काम आप कर सकते हैं, आपके पास कौशल भी है, और काम आपको मिल नहीं रहा है, आप काम करने के लिए इच्छुक हैं, कौशल भी आपके पास, लेकिन काम मिल नहीं रहा है, तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और 25 को देखिएगा, लास्ट नहीं है, उसके बाद एक और है। तो यहाँ जो 25 है इसमें देखिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कब होती है आपको बताना है। सभी के प्रकार जितने भी आपने देखे थे, परिभाषा जितनी की देखी है, सब पर एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, देखिए यहाँ जो विकल्प दिए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ देता है, जहाँ वो काम कर रहा था वहाँ से संतुष्ट नहीं था और बेहतर की तलाश में छोड़ देता है, तो कुछ समय के लिए उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति जबकि वो संघर्ष कर रहा होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका बी वाला सही है। 26 को देखें, इसमें कहा गया कि घर्षणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके योग को हम इस प्रकार से संदर्भित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? अब नीचे कुछ वैरायटी दी है, जैसे कि बेरोजगारी की जो नेचुरल रेट है उसके तौर पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे हम इसे दिखाते हैं, सीजनल, या फिर आप देखें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये कहलाती है। मतलब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो फिर किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको कह सकते हैं। तो 26 जो है इसका राइट आंसर इसमें से ए वाला हो जाएगा। ये बेरोजगारी की नेचुरल रेट होती है, जिसमें कि जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी और स्ट्रक्चरल दोनों साथ में मिली हुई होती है। अब इसमें दोनों मिल कैसे सकती है, तो उसका एक सामान्य नज़ीर आप समझ सकते हैं ऐसे। मान लीजिए कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में आप पड़ गए, एक काम आपने किया, उसमें आप बढ़िया कर रहे थे, आपको लगा कि उससे बेहतर एक जगह एक फर्म है उसमें हमें ट्राई करना चाहिए, या कोई अच्छी पोस्ट है उसके लिए हमें कंपटीशन में अपना पैर डालना चाहिए। आप उस कंपटीशन के लिए या उस पोस्ट के लिए अभी भली भांति तैयार नहीं, आपके पास वैसी स्किल नहीं, और आप उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपने एक जगह से छोड़ दिया है, दूसरे के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, दूसरे के लिए आपके पास पर्याप्त स्किल नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप अभी बेरोजगारी के दौर में, ऐसा नहीं था कि आपके पास कोई काम नहीं था, लेकिन अब आप अपनी योग्यता से, क्षमता से ऊपर का काम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो दोनों एक में मर्ज कर जाएगी। मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो वहाँ हो ही गई, क्योंकि आपने एक काम छोड़ा, दूसरे के लिए प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ की संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भारत में ज़्यादा फैली हुई है, कि मतलब काम करने की इच्छा आपके अंदर है और योग्यता वैसी नहीं, स्किल आपके पास नहीं, काम तो है ही।
तो वो समस्या सामने खड़ी हो गई, तो दोनों एक में मैच कर जाएंगी। तो ये नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट की इसी आधार पर देखी जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट पे आधारित ये पूरा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। आशा है कि आपको बेरोजगारी से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उन्हें जानने में सहायता मिली। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।